नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टीवी में। मैंने आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में, जो है दिल्ली सल्तनत से। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश का वर्णन किया था, उसके बारे में बताया था उसमें कौन कौन से शासक आए थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश की वर्णन करेंगे। दोस्तों देखिए, एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, रिकॉल करने से ये होता है ना कि वो चीज़ हमको मतलब परफेक्ट आती है। परफेक्ट करने का अर्थ है कि जब हम कुछ चीज़ बार बार रिकॉल करते हैं, ठीक है, चाहे उसको जैसे हम मनन करते हैं उसे रिकॉल ही करना होता है। ठीक है, वो हमको ज़्यादा अच्छी तरह से रिवाइज होते याद होता रहता है। तो देखिए, गुलाम वंश हमारा 1206 से 1290 के दशक में आया। खिलजी वंश 1290 से 1320 में आया और तुगलक वंश 1320 से 1412 के में आया। तो गुलाम वंश में 11 शासक आए, खिलजी वंश में आपके 5 और तुगलक वंश में आपके 9। इसमें 3 मेन है। ठीक, इसमें 5 मेन है, 3 मेन है, 3 मेन है इसमें। तो देखिए, मतलब जो मेन कहने का अर्थ है, जो मेन उनको हमें याद करना है और जो हमारे कुछ अलग अलग उनको एक बार पढ़ना भी है कि जैसे कभी कोडिंग बनाने के लिए जाए हम उसकी कोडिंग बना सके। तो देखिए जैसे दोस्तों हमने गुलाम आपको बताया था, ये जो गुलाम वंश इसमें क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी और इसकी रियल स्थापना की थी इल्तुतमिश से। जॉन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए उसको गुलाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम खिलजी वंश आए थे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आपने मेरा जो इसके पहले वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि उसमें जो क्यूमर्स को किसने मारा था, जो गयासुद्दीन सॉरी महमूद महमूद तुगल सॉरी महमूद 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 ने मारा था क्यूमर्स को और खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद उसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी आया था और उसके बाद महमूद आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम तुगलक वंश आते हैं। ये 1320 से 1412 के बीच में आया। ठीक, इसमें पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने इसकी स्थापना की थी 1320 से 1325 में इसका राज था। इसने नहरों का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत जो पहला शासक है जिसने नहरों का निर्माण कराया कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसने अकाल संहिता की भी स्थापना की थी। ठीक है, इसने जो तिरहुत विजय के बाद 1325 में दिल्ली लौट रहा तो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक MBT। ठीक है, इसको जौना खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध तुगलक वंश का था जिसको MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। ठीक है, इसके समय जो इब्न बतूता है वो अरब यात्री था, वो आया था। ठीक है दोस्तों, इसी के समय मंगोलों ने मेरठ में 1327 में आक्रमण किया था मंगोलों ने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो हमारा 1351 से 1388 के बीच में आया। इस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था 51 से 88 के बीच में। ठीक है दोस्तों, और गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड 1388 से 89 के बीच में आया, 1 साल के आया। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोग जो 1-1, 2-2 साल के लिए आए हैं, 5-10 महीने के लिए भी आए हैं, हमने उसमें लिख दिया और इसमें कुछ हमने गैप कर दिया है क्योंकि दोस्तों अगर पूरा बनाए तो पूरा हमारा बॉडी भर जाएगा और आप बताने से आपको कुछ आएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। जब हमको वो रूपरेखा तैयार हो जाती है तो वो चीज हमको आसानी से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएंगे हम सैयद वंश, जो किसके बाद आया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली। मतलब 2 स्वतंत्र शासक थे, एक था नुसरत शाह, एक था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो ये दिल्ली से था और नुसरत शाह ये फिरोजाबाद से था। जो फिरोजाबाद से था उसको 1394 से 98 तक शासन किया और जो दिल्ली में था 1394 से 1413 तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा शासन आता है सैयद वंश का। ठीक है,
जिसमें आपका 3 मेन शासक होते हैं दोस्तों, है तो 5 लेकिन 3 आपके मेन होते हैं, जो खिज्र खां, मुबारक शाह है और मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, जो खिज्र खां है वो 1414 से 1421 के बीच में शासन करता है दोस्तों। ये सिया वंश होता है, प्रथम सिया वंश होता है। अब ये सब सुन्नी वंश होते हैं, ठीक, ये सिया वंश होता है, सैयद वंश। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका पुत्र आता मुबारक शाह, जो अपने पुत्र के रैयत आला से संतुष्ट नहीं था, उसे सुल्तान की पदवी भी धारण की। और सैयद वंश का सबसे शक्तिशाली कौन था? मुबारक शाह था, जिसका शासन 1421 से 1434 के बीच में रहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा शासक आता है हमारा मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1434 से 1443 के बीच में रहा। और दोस्तों ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है। दोस्तों इसके बाद जो 2 आते हैं वही बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे हम, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन लाएंगे तो आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, इसमें जो हम ये आपको हमने बताया, इसमें ज्यादा टेक्स्ट नहीं, इसमें केवल आपको हमें ये रूपरेखा याद करानी है, कब कौन हुआ समय बताएंगे। तो दोस्तों जब हमें कुछ इसके बारे में पता हो जाएगा, ठीक, तो हमको इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। और तब इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम गहन अध्ययन तब करते हैं जब हमको इसके बारे में कुछ पता होता है। दोस्तों कुछ पता नहीं होगा, गहन अध्ययन करेंगे तो आंखों से आंसू आते हैं और नींद आती है, बहुत लोगों को आंसू आते हैं, नींद भी आती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी मोहम्मद शाह, जो बताया हमने, अयोग्य शासक था, 34 से 45 तक इसका शासन रहा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा था लोधी वंश, ठीक, जिस लोधी वंश के शासक थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो दोस्तों जो बहलोल लोधी था, जो ग्वालियर के अभियान से वापस लौट रहा था, तो इसकी लू लगने से मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बहुत से MCQ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसे पूछा गया था कि लू लगने से किस दिल्ली सल्तनत के शासक की मृत्यु हुई थी, तो ये दोस्तों ये बहलोल लोधी था, ठीक है। एंड उसके बाद आता सिकंदर लोधी। दोस्तों सिकंदर सर्वश्रेष्ठ शासक था लोधी वंश का, ठीक है। इसने एक पैमाना बनाया था, भूमि नापने के लिए, हुआ था गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1504 में इसने गुरुमुखी में कविता लिखी, मतलब ये ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने अपने नाम से नहीं गुरुमुखी नामक से कविता करता था, किससे? गुरुमुखी नाम से कविता करता था। और नेक्स्ट आखिरी शासक था हमारे इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल था 1517 से 1526, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये प्रसिद्ध है 21 अप्रैल 1526 को इसका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। हमने दोस्तों बताया था आपको कि जो इब्राहिम लोधी की जो फौज थी वो समझे 1 लाख के ऊपर थी, और जो ये बाबर था इसके पास केवल 12,000 की फौज थी, लेकिन फिर भी बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बाबर इसमें दूसरे में मतलब तोपों का प्रयोग, ठीक है, एवं इसमें तुलमा पद्धति का यूज करता है। दोस्तों तुलमा पद्धति में जो घेर के मारने की प्रथा होती है, मतलब घेर के मारते हैं तुलमा पद्धति में, और बारूद का प्रयोग, तोपों का प्रयोग, और अपने सैनिकों को इसने क्या किया था, मतलब जीतने के लिए जितने उसके शराब पैमाने सारे उलेस दिए थे सबको पीने के लिए कि आप करो, हमें ये युद्ध जीतना है तो जीतना है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है जो बाबर आया था, बाबर को इन्वाइट किसने किया था? जो आपके महाराणा सांगा हैं, इन्होंने इन्वाइट किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि जो ये इब्राहिम लोधी या हार जाए, किससे हारेंगे? जैसे आप बाबर आ जाए, और इब्राहिम लोधी के मामा के लड़के ने न्योता दे दिया था बाबर को, और बाबर इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि जहाँ का ये शासक था वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था, और इसको अपने राज चलाने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूसर की आवश्यकता थी। फिर दोस्तों आता तभी को ये जब इसके पास कुछ कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों ना के बराबर तो नहीं था इसके पास, लेकिन था, लेकिन आवश्यकता से कम था, इसलिए इसने क्या किया था, बाबर ने भारत में कदम रखा। और दोस्तों बाबर के कदम रखने के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों आपको पता मुगल वंश की स्थापना कब होती है? 1526 में
4 साल ये बहुत जतन करता है बाबर, जिसमें दोस्तों इसके जो वो होते हैं, युद्ध होते हैं, ठीक है। उसमें देखिए पहले होता है पानीपत का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। दोस्तों इसके लिए बहुत लोगों ने वो बना रखी है दोस्तों, ट्रिक बना रखी है। बाबर ने खाना खाया, पानी पिया और घर चला गया, ठीक है। मतलब देखिए पानी पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खाना खाया, खानवा का युद्ध जो किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था, राणा सांगा हार गए थे। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में होता है, और फिर हुआ था घाघरा का युद्ध, जो ये आप इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के कोई रिलेटिव थे, उनसे इनका युद्ध हुआ था, जो आपको हम बताएंगे इसके अगले चैप्टर में, जो हम पढ़ाएंगे आपको मुगल का, ठीक है दोस्तों। तो क्या करें, आप जो पढ़े अच्छा पढ़ें। नमस्कार।